आज का हमारा टॉपिक है ऑटम, अ पोएम रिटन बाय जॉन क्लेयर। जॉन क्लेयर एक फेमस पोएट हैं। वो इसलिए भी फेमस हैं क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड के ग्रामीण परिवेश का बहुत ही खूबसूरती से अपनी कविताओं में वर्णन किया है। आज की कविता ऑटम भी इंग्लैंड के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवेश को दिखाती है। क्योंकि इंग्लैंड एक ठंडा प्रधान देश है, इसलिए वहाँ समर को भी बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया जाता है। इस कविता में हम देखेंगे कि कैसे कवि बताते हैं कि इंग्लैंड पर ऑटम का यानी पतझड़ का प्रभाव पड़ता है और कवि किन किन चीज़ों को देखकर खुश होता है। तो कविता कुछ इस तरीके से शुरू होती है। आई लव द फीटफुल गस्ट दैट शेक्स द केसमेंट ऑल डे and from the mossy elm tree takes the faded leaves away। कवि यहाँ कहते हैं कि मुझे फीटफुल हवाओं के झोंके पसंद हैं। फीटफुल यानी चंचल। चंचल कह सकते हैं कि ऐसी कोई चीज जो अभी तुरंत बहुत एक्टिव है और थोड़े ही देर में बिल्कुल शांत हो जाए। मतलब बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह जो अभी चंचल है और कुछ देर में शांत हो जाए। तो कवि कहते हैं कि मुझे वो हवा के झोंके बहुत पसंद हैं जो बहुत चंचल हैं, और जब वो आते हैं, वो हवा के झोंके जब आते हैं तो वो केसमेंट को पूरे दिन हिलाते रहते हैं। केसमेंट एक तरह की खिड़की है जो दोनों तरफ से खुलती है। यानी कवि कहते हैं कि मुझे वो चंचल हवाएं पसंद है, वो अस्थिर हवाएं पसंद हैं जो जब चलती हैं तो केसमेंट को यानी खिड़कियों को बाहर भीतर की ओर हिलाती डुलाती रहती हैं। कवि फिर कहते हैं एंड फ्रॉम द मोसी एल्म ट्री टेक्स द फेडेड लीव्स अवे। फ्रॉम द मोसी एल्म ट्री, चूंकि हम इंग्लैंड के गांवों के परिवेश के बारे में बात कर रहे हैं, तो एल्म ट्री इंग्लैंड में पाया जाने वाला एक पेड़ है। कवि कहते हैं कि ऑटम होने के कारण, चूंकि यह पतझड़ का मौसम है, तो सारे पत्ते एक बार में नहीं झड़ रहे, बल्कि ये पत्ते पहले पीले होते हैं यानी कि फेड हो जाते हैं, और फिर हवाओं के कारण, इन्हीं चंचल फीटफुल हवाओं के कारण वो झड़ जाते हैं या हवाओं के साथ बह जाते हैं। तो यानी कवि पहली 4 पंक्तियों में कह रहे हैं कि मुझे ये चंचल हवाएं पसंद हैं जो केसमेंट को पूरा दिन हिलाती डुलाती रहती हैं। साथ में ये हवाएं पसंद हैं जो हवाएं इन पेड़ों के फेडेड पत्तियों को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। कवि फिर कहते हैं ट्विरलिंग देम बाय द विंडो पेन विथ 1000 अदर्स डाउन द लेन। ट्विरलिंग मीन्स घूमना। यानी कि कवि की इन बातों से पता चल रहा है कि कवि किसी रूम के भीतर हैं और वो खिड़की से बाहर देख रहे हैं। उनके खिड़की के सामने जो पत्ते हैं वो घूम घूम कर गोल गोल घूमते हुए हवाओं के साथ उड़ रहे हैं। कवि कहते हैं मुझे ये देखना बहुत पसंद है, और मेरे खिड़की के सामने तो सिर्फ कुछ पत्ते हैं, ऐसे हजारों और पत्ते यदि मैं बाहर चला जाऊं तो मुझे गलियों में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ट्विलिंग का मतलब है घूमना। विंडो पेन यानी कि खिड़की के सामने, खिड़की के शीशे के पास दिखाई दे रहा है, और हजारों ऐसे पत्ते लेन में यानी गली में देखने को मिल जाएंगे। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं I love to see the shaking twig dance till the shut of eve। यहाँ कवि कहते हैं कि मुझे पत्तियों को उड़ते हुए देखना, चंचल हवाओं को देखना ये तो पसंद है ही, इसके साथ ही में ये हवाएं टहनियों को भी हिलाती हैं, और कुछ इस तरीके से हिलाती हैं कि ऐसा लगता है मानो टहनियाँ डांस कर रही हों। और ये डांस कब तक चलता रहता है? ये डांस शाम तक चलता रहता है जब तक हवाएं बहती हैं। इसके बाद कवि कहते हैं द स्पैरो ऑन द कॉटेज रीक whose tree would make believe that spring was just now flirting by in summer's lap with flowers to lie। इन पंक्तियों से ऐसा लग रहा है जैसे कवि अब अपने कमरे से बाहर आ चुके हैं। कवि कहते हैं कि मुझे एक स्पैरो यानी कि गौरैया, एक पक्षी है, स्पैरो दिखाई दे रही है। और कहाँ दिखाई दे रही है? तो कॉटेज के रिग पर,
जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे घर होते हैं, वैसे ही इंग्लैंड के गांव में भी कॉटेज पाए जाते हैं। तो इन कॉटेज के रिग यानी कि छत पर उन्हें स्पैरो दिखाई दे रही हैं, स्पैरो पक्षी दिखाई दे रही हैं। और उन पक्षियों की आवाज से, उन पक्षियों के चहचहाने की आवाज से ऐसा विश्वास हो रहा है कि मानो अब स्प्रिंग जो है वो हंसते खेलते वापस लौट रहा है। मतलब स्प्रिंग के, वसंत के मौसम के जाने का समय आ गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि वसंत के मौसम के बाद गर्मी के मौसम का आगमन होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी कवि कह रहे हैं कि इन पक्षियों के चहचहाने की आवाज से बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा विश्वास हो रहा है कि स्प्रिंग यानी कि वसंत का मौसम अब जाने वाला है और समर के आने का समय हो चुका है। इंग्लैंड में, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि लोग समर को काफ़ी एंजॉय करते हैं। तो इसलिए कवि यहाँ कहते हैं कि स्प्रिंग जो है वो अपने साथ फूलों को लेकर जा रहा है और समर अपने साथ गोद में फूलों को लेकर आ रहा है। I love to see the cottage smoke curl upward through the neck trees. अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मुझे और क्या देखना पसंद है, तो मुझे कॉटेज स्मोक देखना पसंद है, कॉटेज से निकलते हुए धुएं देखना पसंद है। अब यहाँ थोड़ा समझने की बात है कि इंग्लैंड, जैसा कि मैंने कहा, कि एक ठंड प्रधान देश है, तो वहाँ पर एक हर घर में, हर कॉटेज में एक प्लेस पाया जाता है जिसे फायर प्लेस के नाम से जाना जाता है। फायर प्लेस वो जगह होती है जहाँ घर पे ही आग जलाकर गर्मी के लिए आग जलाई जाती है। अब चूंकि ये आग घर में जलाई जा रही है, तो धुओं को निकालने के लिए एक पाइप जैसे कॉटेज से बाहर निकला हुआ रहता है। उस पाइप के माध्यम से उन आग का धुआं कॉटेज के बाहर निकलता है। तो कवि कह रहे हैं कि मुझे कॉटेज से निकलते हुए धुएं दिखाई दे रहे हैं, और धुआं भी किस तरीके का, तो बिल्कुल कर्ल होता हुआ, मतलब गोल गोल घूमता हुआ सा आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। किन्हें पार करते हुए, तो नेक्ड पेड़ों को पार करते हुए। नेक्ड क्यों? क्योंकि पेड़ के सारे पत्ते झड़ चुके हैं और पेड़ के कपड़े उनके पत्ते होते हैं, तो पत्तों के झड़ जाने के बाद पेड़ की स्थिति नेक्ड हो गई है। इसलिए कवि कहते हैं कि नेक्ड पेड़ों को पार करते हुए ये धुएं, ये जो हैं वो आसमान की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और मुझे इन्हें देखना बहुत पसंद है। अगली पंक्तियों में द पिजन्स नेस्टल्ड राउंड द कोट on dull November days like these, the cock upon the dunghill crowing, the meal cells on the heath a-going. कवि पहली दो पंक्तियों में कह रहे हैं द पिजन्स नेस्टल राउंड द कोट ऑन डल नवंबर डेज लाइक दिस। इससे पता चल रहा है कि कवि नवंबर के महीनों को डल कह रहे हैं, यानी कि बोरियत वाले महीने कह रहे हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ चूंकि ठंड का मौसम है, तो ठंड इनके लिए एक आम बात है। उसमें नवंबर के महीने में इन्हें कुछ भी नया या एक्साइटिंग देखने को नहीं मिलता, इसलिए कवि नवंबर के महीने को डल या सुस्त मौसम कह रहे हैं। कह रहे हैं कि नवंबर के आते ही जो कबूतर हैं या पक्षी हैं, वो अपने जान बचाने के लिए, ठंड से मर ना जाएं, इसलिए वो कोट में जाकर, कोट वह स्थान होता है जहाँ पक्षी रहते हैं, पक्षी आश्रय लेते हैं, तो वो कोट में जाकर पक्षियां आश्रय ले रहे हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। द कॉक अपॉन द डंगहिल क्रोइंग, द मिल सेल्स ऑन द हिता गोइंग। कॉक यानी जो मुर्गे हैं, वो कहाँ पर आवाजें निकाल रहे हैं? क्रोइंग मतलब मुर्गे की आवाज। मुर्गे कहाँ पे खड़े होकर बांग दे रहे हैं? तो डंगहिल के ऊपर। अब डंगहिल क्या है? तो डंगहिल गोबरों का एक ढेर है। ग्रामीण एरिया में, ग्रामीण जो परिवेश होते हैं, वहां पर जानवरों के गोबर को एक जगह ढेर करके रख दिया जाता है, जिससे वो ढेर एक समय के बाद एक पहाड़ जैसा लगना शुरू हो जाता है, और उस पहाड़ के ऊपर मुर्गे जो हैं वो खड़े होकर बांग दे रहे हैं। द मिल्स, यहाँ मिल्स का मतलब विंड मिल से है, वायु चक्की से है, जो हवा के आने पर घूमती है। और कैसे घूमती है? तो ऑन द हीथ अ गोइंग। ऑन अ हीथ मीन्स एक खाली मैदान में विंड मिल जो है वो अ गोइंग मतलब बस चले ही जा रही हैं, चले ही जा रही हैं, घूमे ही जा रही हैं। द फीदर फ्रॉम द रेवेंस ब्रेस्ट फॉल्स ऑन द स्टबल ली। द फीदर फ्रॉम द रेवेंस ब्रेस्ट। रेवेंस क्या है? रेवेन कौवे की एक प्रजाति है,
कवि यहाँ कह रहे हैं कि रेवन के सीने से, रेवन के ब्रेस्ट से उसके फिदर गिर रहे हैं, और वो फिदर कहाँ गिर रहे हैं? तो स्टबल ली में। स्टबल किस जगह को कहते हैं? गांव में जब किसान अपने फसलों को काट देते हैं तो फसलों को काटने के बाद भी फसलों के कुछ अवशेष रह जाते हैं। तो फसलों के बचे हुए अवशेष जब मैदान में रह जाते हैं तो उस स्थान को स्टबल कहा जाता है, और ली का अर्थ होता है घास का मैदान। तो कवि का कहना है कि जब रेवन के ब्रेस्ट से फिदर्स गिर रहे हैं तो वो कहाँ गिर रहे हैं? वो स्टबल ली में गिर रहे हैं, यानी कि घास के मैदानों पे गिर रहे हैं। द acorns near the old crow's nest fall pattering down the tree. acorns, चूंकि हम इंग्लैंड की कहानी पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड की कविता पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ठंड प्रदेशों में, स्पेशली इंग्लैंड जैसे कंट्री में, ओक के ट्री पाए जाते हैं। अकॉर्न जो है वो ओक के ट्री का ही एक फल है। ओक के ट्री पे एक बूढ़े कौवे ने अपना घोंसला तैयार किया है, और ये जो एकॉर्न का फल है ये धीरे धीरे टूट टूट कर काफ़ी मात्रा में ज़मीन पर गिर रहा है। पेड़ से ज़मीन में गिरने के कारण इनमें कुछ पिट पिट की आवाज़ सुनाई दे रही है, जिसे पैटरिंग कहा जा रहा है। द ग्रंटिंग पिग्स दैट वेट फॉर ऑल स्क्रैम्बल एंड हरी वेयर दे फॉल। ग्रंटिंग पिग्स, जिस तरह उस समय मुर्गे की आवाज़ के बारे में कहा गया था, क्रोइंग, उसी तरह यहाँ पिग्स की आवाज़ को ग्रंटिंग कहा जा रहा है कि पिग्स जो हैं वो नीचे यानी कि ज़मीन पे खड़े होकर एकॉर्न्स का वेट कर रहे हैं कि जब वो एकॉर्न्स गिरेंगे तो वो उन्हें जल्दी से क्विकली जाकर उठाकर खा लेंगे। वो अपने खाने का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पिग्स क्यों आवाज़ निकाल रहे हैं? क्योंकि वो एकॉर्न के गिरने का, उन्हें खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस तरह इस पोएम में पोएट ने ऑटम, स्प्रिंग और समर सबकी विशेषताओं का वर्णन किया है। आपको ये पोएम कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताएं, और इससे रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन हो या किसी भी वर्ड के मीनिंग में कोई परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।